नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे और इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया था यूपी पीजीटी 2013 के अंतर्गत पूछे गए भूगोल से कुल 50 प्रश्नों के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 51 नंबर प्रश्न से लेकर 100 नंबर प्रश्न तक, मतलब कुल मिलाकर हम लोग 50 प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, उत्तरी अटलांटिक महासागर से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो जुड़ी हुई है किससे? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। अब आपको बताते चले कि फ्लोरिडा की धारा एवं एंटिलीज की जो धारा है उसको मिलाकर जो है क्या होता है, समाविष्ट करके हेटरस अंतरीप से ग्रैंड बैंक के बीच में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। अब जो है आपको बताते चले कि यह जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक गर्म धारा है। यह धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा में 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोपीय तट तक प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला का अनुपात है। ऑप्शन दिए हुए 1900, 1000 पे 933, 1000 पे 940, 1900 आपका 43। तो आप बताइए कि कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प सही है आपका कौन सा? 1000 पे 943 आपका। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। अब इसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात था वो कितना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता था। ऑप्शन थे जो है वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट, रेडजेल। तो आर्म चेयर ज्योग्राफर किसे कहते हैं? कांट महोदय को, इमैनुअल कांट महोदय को। तो 18वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ताओं में इमैनुअल कांट जो है वो बहुत फेमस थे। ठीक है, और कांट महोदय ने ही भूगोल को दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया कि वेबर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया। 1905 में, 1909 में, 1919 में, 1930 में। तो वेबर, अल्फ्रेड वेबर महोदय ने 1909 में जो है उद्योगों के स्थानीयकरण संबंधी जो है उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब आपको बताते चले कि उनकी एक बुक थी जो है उसका नाम था जो है थियरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो कि प्रकाशित हुई थी 1929 में। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई। ऑप्शन दिए हुए हैं रानीगंज, धनबाद, आसनसोल, झरिया। तो पहली जो कोयले की खान खोदी गई थी वो थी आपकी रानीगंज में, जिसका खनन का कार्य जो है किया गया था 1774 में। ठीक है, और 1885 में ईस्ट इंडिया रेलवे की शुरुआत के बाद इसका अधिक विकास हुआ। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस महाकल्प को ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस युग में बांटा गया है। मीसोजोइक, कैनोजोइक, आर्कियोजोइक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मीसोजोइक जो कल्प है, महाकल्प है, उसको जो है 3 प्रमुख महाकल्पों में बांटा गया है, एक ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस। अब इसको जो है आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, क्रम से लगाइएगा कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसमें क्रम से कितने साल पहले जो है ये युग आए थे। तो अगला जो है प्रश्न जो है पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित सही अवरोही क्रम है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, उसके बाद कम होते हुए आपको बताना है। तो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं मध्य प्रदेश, ये पूरा दिया हुआ है, तो मध्य प्रदेश में तो कम हो गया जब से छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ है। ठीक है, ये भी आपका जो है नहीं। अगला जो है आपका विकल्प ये सही है आपका कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो है आपका जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। ऑप्शंस दिए हुए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो द्वितीय स्थान है
और आपको बताते चले कि विश्व की जनसंख्या का कुल 17.5% जो है भारत में पाया जाता है, और जो क्षेत्रफल है उसका 2.43% जो है भारत में पाया जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, और इसके पहले जिस स्थान पे उसके उससे ज्यादा बड़े कौन कौन से देश हैं उनको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ है। ऑप्शन दिए हुए फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली। तो रूर औद्योगिक प्रदेश जो है आपका है जर्मनी में। ठीक है, आपका कहाँ पे है, जर्मनी में। अब आपको बताते चले कि जो राइन नदी की जो निचली घाटी है उसमें रूर औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, और इसे ही कोयला क्षेत्र कहा जाता है। यह एक लंबाकार पश्चिम से पूर्व 120 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 65 किलोमीटर चौड़ी पेटी में विस्तृत है, और इसका जो केंद्रीय भाग है वो उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का जो रूर है वो कहा जाता है आपको दामोदर घाटी को। जैसे राइन घाटी को जर्मनी में कहा जाता है, वैसे भारत का जो रूर है उसे दामोदर घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्वेज नहर मिलाती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपका भूमध्य सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, लाल सागर। तो भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से, यह है आपकी स्वेज नहर। अब स्वेज नहर के बारे में हम लोग कुछ जानकारी जान लेते हैं कि स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस नहर को बनाने में एफडी लेसेब्ज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह 1869 ईस्वी में तैयार हो गई थी। यह नहर मिस्र की नील घाटी के निचले भाग तथा सिनाई प्रायद्वीप को पृथक करती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हल्दिया, जमशेदपुर, टीटागढ़, नौहाटी। तो अब इसमें से आपको ध्यान देना है, जमशेदपुर जो है वो हुगली कोलकाता क्षेत्र में नहीं है, ये है आपका कहाँ पे, झारखंड में। तो आपको बताते चले कि इस औद्योगिक संकुल का विकास निजी पूंजी एवं टाटा प्रबंधन के निजी प्रयासों से साकची नामक गांव में शुरू हुआ था, और यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग जो है 1907 ईस्वी में स्थापित हुआ। 1911 ईस्वी में यहाँ लोहा और 1913 में लौह इस्पात का उत्पादन होने लगा था। यह औद्योगिक प्रदेश वर्तमान समय में झारखंड में स्थित है, जबकि अन्य जितने हैं वो सब कहाँ पे हैं, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। तो ये जो पूरा उद्योग है ना। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। तो कुमायूं हिमालय में है। ठीक है। तो आपको बताते चले जो कुमायूं हिमालय है इसका जो विस्तार है वो है सतलज नदी से लेकर काली नदी तक कुल 320 किलोमीटर की लंबाई में उत्तराखंड राज्य में। यह पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, और इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत इत्यादि हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी। ऑप्शंस दिए हुए हैं हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, हेटनर। तो रेडजेल महोदय ने जो है मानव भूगोल की नींव रखी थी। और रेडजेल के बारे में बताइए कि सबसे जो उनकी प्रसिद्ध किताब थी वो कौन सी थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। ठीक है। अब आपको बताते चले कि रेडजेल महोदय को ही पॉलिटिकल ज्योग्राफी या फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है, मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में उन्होंने राज्य की तुलना जीव से की थी, और उनका मानना था कि राज्य को या तो सामान्य जीव की तरह विकसित हो जाना चाहिए या तो समाप्त हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो है कि सामान्यतः भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं 3, 4, 5, 6। तो आपका जो विकल्प है वो आपका सही है, आपका 4। तो अगर हम बात करें कि शैल स्तर तथा विवर्तनिक इतिहास प्रक्रमों तथा उच्चावच के स्वरूप के आधार पर भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान एवं तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सा असम में स्थित झील है। अब ये असम में कौन सी झील स्थित है उसको आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं चपनाला झील, हमीरसर झील, केलुरु झील और साला झील। तो जो आपकी चपनाला झील है वो आपकी स्थित है कहाँ पे, असम में। ठीक है। तो आप
आपको जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अर्धकुंडे निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? अर्धकुंडे, अब आप बताइए, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए कौन सा है, आप सोचिए दिमाग में। तो हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, रिस्थोफेन। तो यहाँ पे आपका रिटर, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, आप बताइएगा कि हम्बोल्ट, रेडजेल, रिटर, रिस्थोफेन द्वारा जो लिखी गई सबसे प्रसिद्ध बुक है, किताब है, उसको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, एक एक किताब बस। अब आपको बताते चलें कि जो अर्धकुंडे है उसका अर्थ होता है भूविज्ञान, ठीक है। और रिटर के भौगोलिक अध्ययन की पद्धति को जो है निगमनात्मक पद्धति कहा जा सकता है। रिटर जो है निश्चयवादी चिंतक थे, उनकी यह मान्यता थी कि भौगोलिक विविधता के आधार पर ही ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है, और प्रादेशिक अध्ययन के लिए रिटर ने लांडेर कुंडे शब्द का प्रयोग किया। मतलब रीजनल जो पार्ट्स हैं उनके स्टडी के लिए लांडेर कुंडे यूज किया, और जो अर्धकुंडे यूज किया वो जियो साइंस के लिए किया। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं कि हरिकेन के व्यास की लंबाई होती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 10 से लेके 50 किलोमीटर, 50 से लेके 100 किलोमीटर तक, 100 से लेके 200 किलोमीटर तक, या 500 से लेकर 600 किलोमीटर तक। तो हरिकेन की जो व्यास की लंबाई है वो बहुत ज़्यादा होती है, 500 से लेकर 600 किलोमीटर तक, ठीक है। अब आपको बताते चलें कि जो इसमें जो है जो चक्रवातों का जो पवन का वेग होता है वो 120 से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक होता है, और इनका जो व्यास होता है वो 160 से लेकर 680 किलोमीटर तक होता है, और हरिकेन जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन। तो मत्स्य उत्पादन में जो दिए गए विकल्प उनमें सबसे ज्यादा है आपका जापान, जबकि विश्व में सबसे ज्यादा जो मत्स्य का उत्पादन करते हैं चीन, पेरू, जापान और रूस करते हैं। तो विकल्प जो दिया गया है उसमें आपका जापान, अगर चीन होता तो चीन लगाते आप, ठीक है ना। तो विश्व के जो कुल उत्पादन है, मत्स्य उत्पादन है, उसका 54% भाग जो है जापान से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर प्रश्न, 69 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि डेविस के अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है? तो डेविस ने जो है ऑप्शंस आपको मालूम है कि 3 जो है डेविस ने जो है स्टेजेस की बात की है। तो डेविस महोदय ने अपर्दन चक्र स्थल खंड के उत्थान के साथ प्रारंभ होता है, उन्होंने बताया, और उत्थान के साथ अपर्दन शुरू हो जाता है और चक्र के अंत तक चलता रहता है। यह अपर्दन चक्र 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। प्रथम तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, अंततः संप्राय मैदान में बदल जाता है। अगला अब उसी से मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ कि लास्ट में जो संप्राय मैदान बन जाता है उसमें कुछ टीले के आकार में जो पहाड़ियां रह जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेशों में पाए जाते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ज्वारी या मरुस्थलीय। तो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसके अंतर्गत जो सुंदरवन जो वन है वो आपके पास जो है कहे जाते हैं ज्वारी प्रदेशों में, ठीक है। अब आपको बताते चलें कि ज्वारी वन देश के लगभग 4663 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हैं, जो कि मुख्यतः प्रादेशिक रूप में नदियों के डेल्टाई भाग गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी तथा गुजरात तट एवं अंडमान निकोबार के भाग में स्थित है। इन्हें मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। सुंदरवन का जो डेल्टा है उसमें अधिकतर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं भूमध्य सागरीय पेटी में, अंध महासागरीय पेटी में, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में या हिंद महासागरीय पेटी में। तो आपका विकल्प सही है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में, पेरी सर्कमफ्रेंस ऑफ जो है पैसिफिक ओशियनिक बेल्ट, ठीक है। अब आपको बताते चलें कि ये जो है लगभग पूरे पृथ्वी की सतह का लगभग में 63% भूकंप केवल इसी पेटी में आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि सवाना घास के मैदान कहाँ हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एवं मध्य अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया। तो उत्तरी एवं मध्य अफ्रीका में जो है सवाना के घास के मैदान पाए जाते हैं। अब आपको बताते चले कि सवाना जो शब्द है इसका अर्थ है एक विशेष प्रकार की घास या वनस्पति। इसका जो विस्तार है वो भूमध्य रेखा से दोनों ओर 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अफ्रीका के सूडान में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। इसे जो है क्या कहते हैं कि जो मध्य और पूर्वी भाग में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है
वो पूछा गया है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, यह कथन किसका है? एकरमैन महोदय का, हम्बोल्ट महोदय का, हेटनर महोदय का, या ग्रिफिथ टेलर का? तो जो ये स्टेटमेंट दिया था वो दिया था आपका अल्फ्रेड हेटनर महोदय ने। उन्होंने ही कहा था ज्योग्राफी इज ए कोरोलॉजिकल साइंस, ठीक है। और जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रदेशों का अध्ययन बताया कि प्रदेशों का अध्ययन किया जाता था और इन्हें 20वीं शताब्दी का अग्रगण्य रीति विधायक माना जाता है। विस्तृत यात्राओं के पश्चात इन्होंने यूरोप नामक पुस्तक की रचना की और हेटनर ने रिटर के अर्धकुंडे के स्थान पर लांडेर कुंडे शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की सतह का क्षेत्र विवरणी विज्ञान, ठीक है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 74 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है उसमें दिया हुआ कि भारत की एक तरफ प्रमुख नदियां दी हुई हैं और उनके उद्गम स्थल दिए हुए हैं कि कहाँ से वो निकलती हैं। तो सूची 1 दी है जिसमें नदियां दी हैं, सूची 2 में कहाँ से निकलती हैं वो दिया हुआ। तो यमुना कहाँ से निकलती है, आपको यमुनोत्री लगा दीजिएगा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, वो आपको जो है महाबलेश्वर हो गया, ठीक है। गोदावरी आपकी नासिक से निकलती है, महानदी आपकी सिंधावा की पहाड़ी से निकलती है। तो आप खटाखट इसमें मिला सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आसानी से मिला दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शंस दिए हुए हैं स्ट्रैबो, टालमी, अल-मसूदी, हम्बोल्ट। तो बंगाल की खाड़ी का जो प्रथम आलेखन करने वाले जो विद्वान थे वो थे टालमी महोदय। उन्होंने ही विश्व के सर्वप्रथम मानचित्र पर बंगाल की खाड़ी का जिक्र किया था। तो आपको बताते चले कि उन्होंने गंगा और उसकी सहायक जो नदियों का जो उद्गम स्थल हिमालय में दिखाया था। और टालमी ने हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में एक महाद्वीप की कल्पना की थी। वास्तव में वह जगह अंटार्कटिका महाद्वीप था, ठीक है। और इसकी जो खोज है वो 18वीं शताब्दी में कैप्टन कुक महोदय ने की थी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? ऑप्शंस दिए हुए हैं काकड़ापाड़ा, कैगा, तारापुर, कुडनकुलम। तो कुडनकुलम जो परियोजना है, नाभिकीय संयंत्र है, उसकी जो स्थापित क्षमता है भारत में अधिकतम है। अब आपको बताते चलें कि 10 अगस्त 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत हुई और वर्तमान में 21 जो है परमाणु जो है रिएक्टरों की क्षमता जो है 4550 मेगावाट विद्युत उत्पादन की है। कुडनकुलम की जो क्षमता है वो लगभग में 8 मेगावाट की है और यह देश की कुल उत्पादित क्षमता एवं उत्पादन का जो है 2.43% और 1.75% है। अगला प्रश्न पूछने के पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कुडनकुलम कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, कैगा किस राज्य में स्थित है, तारापुर किस राज्य में स्थित है, काकड़ापारा किस राज्य में स्थित है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य का जैविक सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन दिए हुए हैं हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, रिच्टहोफन। तो जैव सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो किया था रेडजेल महोदय ने। इनके बारे में हम लोगों ने आपसे बात कर लिया है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है जापान के निकट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट। अगला जो विकल्प दिया हुआ है वो 2 विकल्प हैं, उनको भी देख लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के निकट, मध्य अटलांटिक महासागर के निकट। तो आपको मालूम है जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट, ठीक है। तो आपको बताते चले कि विश्व की सर्वप्रमुख जो अवरोधक प्रवाल भित्ति है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे 9 डिग्री से लेकर 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य लगभग 1920 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, ठीक है। और इसका जो उत्तरी सिरा है वो लगभग में 128 किलोमीटर तथा दक्षिणी सिरा लगभग में जो है आपका 11 किलोमीटर दूर है, जो कि पूर्वी तट से, ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शंस दिए हुए हैं टालमी, इरेटास्थनीज, हेरोडोटस और हिकैटियस। तो आपका विकल्प सही है इरेटास्थनीज, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई? ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रायद्वीपीय भारत में, मध्यवर्ती भारत में, भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो आपका जो लास्ट विकल्प है वो आपका सही है,
पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई वो 1966-67 में शुरू की गई और इसके अंतर्गत नवीन बीजों और उर्वरकों का प्रयोग किया गया। इसकी जो शुरुआत है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में गेहूं की कृषि के विकास को लेकर के शुरू हुई। 1983 में इसका प्रचार प्रसार जो है चावल की कृषि तक हुआ। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एटाल है, ऑप्शंस दिए हुए हैं समुद्री धारा, पर्वत शिखर, द्वीप, एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति। तो एटाल जो है एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति है। अब आपको बताते चलें कि इसकी आकृति जो है वो घोड़े की नाल या मुद्रिका के समान होती है। इसकी स्थिति प्रायः द्वीप के चारों ओर या जलमग्न पठार के ऊपर होती है। इस प्रकार भित्ति के बीच में लैगून होता है। एलिस द्वीप पर फूनाफुटी एटाल वलयाकार प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। अब आपका काम है कि आप जो है नक्शे पे देखिए कि कहाँ पर ये एलिस द्वीप है, ठीक है, और मुझे बताइएगा, उसका चित्र भेजिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि टार्न झील संबंधित है, ऑप्शन दिए हुए सर्क, मरुस्थल, बाढ़ का मैदान या पठार। तो टार्न जो है सर्क से संबंधित है। सार्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार या आराम कुर्सी की तरह आकृति वाला विशाल गर्त होता है। ठीक है, सर्क की बेसिन में अधिक हिम के दबाव या हिम की अधिक गहराई के कारण तली के अपरदन द्वारा गड्ढे बन जाते हैं और हिम पिघलने से सर्क या टार्न झील का निर्माण होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की। ऑप्शन दिए हुए हैं हंटिंगटन महोदय ने, हार्टसोन ने, डेविस ने या सावर ने। तो सावर महोदय ने जो है भूदृश्य की आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था। अब आप मुझे बताइएगा कि डेविस महोदय, हंटिंगटन महोदय और हार्टसोन महोदय द्वारा वो और सावर द्वारा की जो है कौन सी किताब लिखी गई। उनकी जो प्रसिद्ध किताब है उनको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। तो इससे आपकी एक प्रश्न से 4 प्रश्न तैयार होते जाएंगे और आपके बहुविकल्पी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अब एक किताब का नाम तो मैं बता देता हूँ कि मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप नामक किताब कार्लोस सावर ने 1925 में लिखी थी। ठीक है, अब आगे आप जो है जो 3 बचे हुए हैं उनके बारे में आप बताइएगा। अगला प्रश्न है कि खेतड़ी में क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं तांबे के खाने, कोयला के खाने, बॉक्साइट के खाने, लौह अयस्क के खाने। तो खेतड़ी जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे पूछ लेता हूँ कि कृषि की दृष्टि से सबसे अधिक विकसित राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र। तो पंजाब जो है कृषि की दृष्टि से सबसे अधिक विकसित जो है राज्य है। और आपको बताते चलें कि जो है स्थानिक तौर पे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में जो है क्या है आपका सबसे ज्यादा विकसित रूप से खेती होती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है। ऑप्शन दिए हुए जलप्रपात, गोखुर झील, बरखान, वी आकार की घाटी। तो बरखान है जो है वो आपकी है वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ठीक है, तो आपको बताते चले कि बरखान के बारे में जान लेते हैं कि अर्धचंद्राकार आकृति वाला बालू कटीला पवनाभिमुखी दिशा में 2 सींगाकार नुकीली आकृति बनाता है, इसे ही बरखान कहते हैं। ये तुर्की में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जो बरखान समूह में होता है तो रेगिस्तान पार करना बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ बरखानों की लाइन होती है तो रेगिस्तान पार करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनकी ऊंचाई भी काफी होती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि लाल इमली का संबंध किस उद्योग से है। ऑप्शंस दिए हुए हैं सूती वस्त्र, कागज, ऊनी वस्त्र, जूट। तो लाल इमली जो है आपका फेमस है ऊनी वस्त्र के लिए। तो आपको बताते चले कि जो है भारत में कुटीर उद्योग के तौर पर ऊनी वस्त्रों या ऊनी कपड़ों की ऐतिहासिक परंपरा रही है, परंतु आधुनिक तरीके से पहले ऊनी मिल की स्थापना 1967 में लाल इमली नामक स्थान पर जो है क्या है कानपुर में की गई थी। 1881 में धारीवाल में दूसरी मिल की स्थापना हुई और उसके पश्चात मुंबई में 1882 में और बेंगलोर में 1886 में नई मिलें लगाई गईं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल कौन सी। आग्नेय, अवसादी, कायांतरित उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आग्नेय शैल जो है प्राथमिक शैल है, प्राइमरी रॉक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोगों ने 88 नंबर प्रश्न तक चालू कर लिया है। अब 89 नंबर प्रश्न
सॉल्व करना है हम लोगों को। तो 89 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है वो है आपका कि समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है। भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति घटाना, मानसूनों की विफलता को बचाना या पराबैंगनी किरणों को रोकना। तो आपका लास्ट विकल्प सही है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट वेव्स। ठीक है, तो आपको बताते चले कि जो समताप मंडल के जो 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक का भाग होता है उसमें ओजोन गैस का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है, इसलिए वो ओजोन परत है। ठीक है, और वो क्या करती है कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं उनको रोकती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया कि आइसोडोपेन किसने प्रयोग किया था। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, वेबर महोदय ने, अगस्त लॉस महोदय ने, डेविस महोदय ने या आपके हुअर महोदय ने। तो अल्फ्रेड वेबर महोदय ने आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया था। तो उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांतों के प्रतिपादन का सर्वप्रथम प्रयास अल्फ्रेड वेबर महोदय ने किया था। वेबर ने अपने सिद्धांत में आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया था। तो परिवहन खर्च की दृष्टि से सर्वोत्तम स्थानीयकरण बिंदु से हटने पर जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन खर्च की इकाई में वृद्धि होती है उन्हें मिलाने वाली रेखा ही जो है उतने मूल्य की आइसोडोपेन होती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि मानव पृथ्वी की उपज है। ऑप्शन दिए हुए हंटिंगटन, टेलर, बोमेन या एलन चर्चिल सैंपल। तो एलन चर्चिल सैंपल जो कि घोर नियतिवादी थी, उन्होंने ही कहा था कि मानव पृथ्वी की उपज है, और उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक वातावरण का नियंत्रण केवल मनुष्य के भोजन, वस्त्र, आवास, आर्थिक व्यवसाय पर ही नहीं बल्कि उनके विचारों, भावनाओं, धार्मिक विश्वासों एवं सामाजिक संगठन पर भी है। वह वातावरण निश्चयवादी प्रबल समर्थक थी। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति है, मतलब फ्लूवियो ग्लेशियो ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिट लैंडफॉर्म कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं एस्कर, सर्क, टार्न, हिमसोपान। तो जो एस्कर है वो आपका ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म है। ठीक है, तो आपको बताते चलें कि हिम के पिघलने के पश्चात जल धाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे, संकरी, कटक होते हैं। ठीक है, जिनके किनारे तीव्र ढाल होते हैं। अनेक स्थानों पर एस्कर यातायात की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इन पर रोड्स बना देते हैं ना। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 93 प्रश्न की अपसौर की स्थिति कब होती है। 3 जुलाई को या 21 जून को या 4 जुलाई को या 22 दिसंबर को। तो जो है आपका अपसौर की जो स्थिति होती है वो आपको पहले जानना है कि अपसौर है क्या और उपसौर है क्या। तो अपसौर होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है, और उपसौर तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है। तो आपको बताते चलें कि जो अपसौर है वो होता है आपका 4 जुलाई को। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सही है, ये आपका सी सही है। ठीक है, और उपसौर कब होता है वो आप बताइएगा कि क्या होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। 2.5, 3.5, 5.5 या 11। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है आपका 5.52, ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 95 प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना था। ऑप्शंस दिए हुए हैं 55.46%, 65.46%, 75.46% या इनमें से कोई नहीं। तो अब 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो जो महिलाओं की साक्षरता थी वो थी 64.6%। तो यहाँ पे 64.6% कोई ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए आपका विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। क्या आंसर, इनमें से कोई नहीं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो कुल जो साक्षरता दर है भारत में वो है आपकी 73.04%। अब आप बताइए कि पुरुषों की साक्षरता कितने फीसदी है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि सुंडा खाई स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो सुंडा खाई स्थित है हिंद महासागर में। ठीक है, और इसकी जो औसत गहराई है वो है 7550 मीटर।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? पीट कोयला, एंथ्राक्साइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो एंथ्राक्साइट ये प्रश्न रिपीटेड है, इसके पहले कई बार पूछा जा चुका है और इसमें जो कोयले का प्रतिशतांक होता है वो 80% से लेकर 95% तक होता है। जलवाष्प की मात्रा 2 से 5% है कि नहीं, और जल की मात्रा और वाष्प की मात्रा जो है भी बहुत कम होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है मानव भोजन में, पशुओं के चारे के रूप में, स्टार्च बनाने में या अल्कोहल बनाने में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है, उपयोग जो होता है वो पशुओं के चारे में होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का उत्पादन प्रथम है, हमने आपको बताया। सेंट लुइस जो है विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है पूरे विश्व में, ठीक है। और यहाँ पे मक्के का उपयोग पशुओं को चारा खिलाने के लिए किया जाता है और विशेषकर सुअरों को खिलाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है दर्रे दिए हुए हैं और कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है वो दिया हुआ है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में सही है। नाथुला जो है आपका सिक्किम में, ये भी सही है। लिपुलेख आपका अरुणाचल, ये आपका गलत है, ठीक है। ये है लिपुलेख आपका कहाँ पे है? ये लिपुलेख है आपका जो है ये है उत्तराखंड में, ठीक है। और जोजिला जो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का वो है आपका कि छत्रक शिला अपरदन के किस कारक का प्रतिफल है? उन्नत द्वारा या नदी द्वारा? तो इन दोनों में से नहीं है, वायु द्वारा है। तो ऑप्शन जो कहें देख लीजिएगा, कहीं पे वायु दिया होगा, हम लोग ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं कि वायु द्वारा कहाँ पे दिया हुआ है। पवन दिया हुआ है ना, तो आपका पवन सही हो जाएगा। और छत्रक शिला को है मशरूम रॉक या फिर गारा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये बनता क्या है कि मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर शैल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल शैल लंबवत रूप से मिलती है, तो वहां पर पवन के अपघर्षण के प्रभाव से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेती है, जिसे छत्रक शिला की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अब हमने जो है बात कर लिया 51 से लेके 100 प्रश्नों तक व्याख्यायित रूप में। अब वीडियो लंबा ना होने पाए इसलिए हम लोग यहीं पे रुक रहे हैं और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 25 शेष प्रश्न बचे हुए हैं उनके बारे में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है सहायता प्राप्त करने वाले होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी सुविधा मिलेगी इन वीडियो से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और शेयर करना तो ना भूलें। आप फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी ग्रुप है आप उनमें शेयर करिए जिससे कि इन वीडियोस का जो लाभ है वो अधिक से अधिक छात्रों को मिल सके। धन्यवाद।